हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरे 50 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि आपकी हिंदी पेडागोजी से संबंधित रहेगी। और हिंदी पेडागोजी और हिंदी जो आप लोग देखेंगे सीटेट में जो पूरे 30 प्रश्नों हिंदी की बनती है, उस सभी 30 प्रश्नों को जैसे लगभग वीडियो को आज हम कवर करेंगे। जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से हैं, तो सभी प्रश्नों को आप देखेंगे और आशा करते हैं कि वीडियो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफी हेल्पफुल होगी। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए पहली वीडियो को देखते हैं। यहाँ पे पहली वीडियो देखेंगे दोस्तों, जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है वह क्या कहलाती है। जो बच्चा स्वाभाविक रूप से भाषा सीख लेता है, स्वाभाविक का मतलब होता है स्वतंत्र रूप से या यादृच्छिक रूप से, तो उस भाषा को देवभाषा कहते हैं कि राष्ट्रभाषा कहते हैं कि आपकी उपभाषा कहते हैं कि आपकी मातृभाषा कहते हैं। जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो जो बच्चा स्वाभाविक रूप से कोई बात सीख ले, अपने परिवार समाज से, अपने घर से, जो धीरे धीरे स्वतंत्र रूप से कोई भी भाषा सीख लेता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मातृभाषा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा ऐसी भाषा होती है कि जो बच्चा स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है। अभिव्यक्ति पक्ष को कि ग्रहण पक्ष को कि उपयुक्त दोनों को कि इनमें से कोई नहीं। जब आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बोलना एवं लिखना, ठीक ना। बोलने में भी और लिखने में भी 4 प्रकार के कौशल होते हैं, बोलना, लिखना और इसके बाद पढ़ना और सुनना, सबको देखिएगा। तो यहाँ पे बोलना और लिखना, बोलकर और लिखकर व्यक्ति अपने अंदर के विचारों या भावों को प्रकट करता है। याद रखिएगा, बोलकर और लिखकर कोई भी व्यक्ति अपने विचारों या भावों को किसी के सामने व्यक्त करता है या प्रकट करने की कोशिश करता है। तो बोलना एवं लिखना किसके पक्ष है दोस्तों? यह अभिव्यक्ति के पक्ष है। यह अभिव्यक्ति का मतलब होता है व्यक्ति अपने भाव या विचारों को किसी व्यक्ति के सामने व्यक्त करने की कोशिश करता हो। तो याद रखिएगा, बोलना एवं लिखना किसके पक्ष है? तो अभिव्यक्ति के पक्ष है। और इसके बाद याद रखिएगा, पढ़ना और सुनना, अगर ऐसा आपको आ जाए तो वह ग्रहण पक्ष है। याद रखिएगा, वो दोनों आपके ग्रहण पक्ष है और ये बोलना एवं लिखना क्या है? अभिव्यक्ति पक्ष के उदाहरण है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, शिशु की प्रथम भाषा होती है। सबसे पहले देखेंगे शिशु कहते किसे हैं। तो जो बच्चा होता है, जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है, मतलब जन्म लेता है और जन्म से लेकर 2 साल का होता है, तो इतने वर्ष की अवस्था को बच्चे के शिशु की अवस्था कहते हैं या शिशु कहते हैं बच्चे को। याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा, शिशु की प्रथम भाषा जो होती है, बच्चा प्रथम भाषा अपने माँ से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है, अपने घर से, छोटे बड़े लोगों से सीखता है। तो शिशु की प्रथम भाषा जो होती है प्यारे, इसको हम लोग बोलते हैं मातृभाषा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भाषा के शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है ध्वनि संकेतों का श्रवण होता है, केवल ध्वनि संकेतों का श्रवण होता है, बोधपूर्वक श्रवण होता है और ध्यान पूर्वक श्रवण होता है। याद रखेगा, जब भी आप सीटेट के एग्जाम में आप प्राइमरी 1 to 5 का, जब भी आप सीडीपी हिंदी का पेडागोजी आप हल करिएगा, तो आप छोटे बच्चे को ध्यान में रखते हुए आंसर को मारिएगा। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, उसे बोधमय बालक कहते हैं। तो याद रखिएगा, भाषा शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ होता है कि बोधपूर्वक श्रवण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है, सुनने की कि पढ़ने की कि आपके लिखने की कि आपके बोलने की। याद रखिएगा, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बालक हो, दुनिया का कोई भी लड़का हो, जब वह अपने दैनिक जीवन का मतलब होता है आने वाले कल, रोजमर्रा के दिन जो होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं दैनिक जीवन। तो जो दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया क्या करनी पड़ती है बालक को? तो सुनने की करनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालक अपने जीवन में सबसे ज्यादा सुनने का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जाइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर से जरूर आप लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, टीम का हिस्सा बनिएगा, क्योंकि कोई वीडियो पड़ेगी तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, बाल मनोविज्ञान का प्रधान साधन है। याद रखेगा, बाल मनोविज्ञान का प्रधान साधन क्या है? अंग्रेजी की शिक्षा होती है कि मातृभाषा की शिक्षा होती है कि विद्यालय की शिक्षा होती है कि इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान का जो साधन होता है दोस्तों, वो मातृभाषा होती है। बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो वह कोरे कागज के तमाम होता है। वह अपने माता पिता से जो अनुभव, जो भाषा सीख कर जाता है, उसका वह प्रयोग करता है। याद रखिएगा, बाल मनोविज्ञान का जो साधन है वह आपका मातृभाषा। इसको आप लोग याद रखते रहेंगे। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बालक के संवेग,
अस्थाई भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है। याद रखिएगा, संवेग में जैसे भावात्मक पक्ष हो गए, ऐसे जो पक्ष होते हैं ना वो संवेग होते हैं। तो बालक के संवेग और अस्थाई भावों का मातृभाषा से कैसा संबंध है, घनिष्ठ है कि सामान्य है कि अच्छा है कि इनमें से कोई नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, कोई भी बालक होगा उसका संवेग और उसका अस्थाई भावों का घनिष्ठ संबंध होता है मातृभाषा से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनिष्ठ संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बालक का बौद्धिक नैतिक सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। तो बच्चे का जो बौद्धिक और नैतिक और सांस्कृतिक विकास किस पर निर्भर करता है? खेल क्षमता पर करता है कि भाषा क्षमता पर करता है, अध्ययन क्षमता पर करता है कि इनमें से कोई नहीं करता है। याद रखिएगा प्यारे, मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत कायदे वाली चीज है और बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी आप सीडीपी हो गया, चाहे आपका हिंदी हो गया, चाहे आपका ईवीएस हो गया, किसी भी का आप पेडागोजी हल करिएगा तो जो पोर्शन आप लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हिंदी का मैं पेडागोजी आपको आज बता रहा हूं, तो हिंदी पेडागोजी का जो आप देखिएगा तो वहां पे हिंदी को और भाषा को प्राथमिकता दीजिएगा। जब आपको ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको लगे कि कोई बात आपको समझ ही नहीं आ रही है, तो उस सिचुएशन में आप भाषा को प्राथमिकता दीजिएगा, आप मातृभाषा को प्राथमिकता दीजिएगा, आप बच्चे के पक्ष में जाने की कोशिश करिएगा। तो यही कह रहा है कि बालकों का बौद्धिक और नैतिक और सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो भाषा की क्षमता पर करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है प्यारे, वर्णमाला क्या है? वर्णमाला जो आप लोग देखिएगा, पहले वर्णों की संख्या 52 हुआ करती थी, लेकिन अब हिंदी के रूपों में वर्णों को अब 53 रूप में जाना जाएगा। एक आपके वर्ण बढ़ गए हैं। चलिए उसकी बात हम नहीं करेंगे, हम पेडागोजी को हल करते हैं तो केवल पेडागोजी को ध्यान में रखेंगे। वर्णमाला है वर्णों का समूह है कि वाक्यों का समूह है कि शब्दों का समूह है कि उपयुक्त सभी है? याद रखिएगा, जो वर्णमाला होता है वह वर्णों के समूह को आप लोग वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, शब्द भंडार का घोतक है। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखेंगे कि शब्द भंडार का घोतक क्या है? भाषा विकास का घोतक है कि शारीरिक विकास का घोतक है कि मानसिक विकास का घोतक है कि इनमें से कोई नहीं? देखिएगा, शब्द भंडार का बात कहा है। शब्द भंडार का रिलेशन आपके भाषा से है और भाषा का मतलब वर्णों से है। अगर वर्ण संबंधित कोई बात कहता तो प्यारे उसके साथ हम चले जाते, बहुत आसान हो जाता हमें जाने में, किसी की सहायता भी नहीं लेनी पड़ती। लेकिन शब्द भंडार का घोतक का है, शब्द में वर्ण आते हैं और वर्ण का दोस्तों अगर शब्द से रिलेटिव कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ए है कि शब्द भंडार का घोतक है भाषा विकास का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है। यहाँ पे देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई क्या है? वर्ण है कि आपकी ध्वनि है कि आपका वचन है कि उपयुक्त सभी है? याद रखेंगे तो मौखिक भाषा की अंतिम इकाई, मौखिक भाषा के 3 रूप होते हैं मूल रूप से, पहले आप इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है आपका लिखित जो लिख कर प्रकट किया जाता है, एक होता है सांकेतिक जो संकेतों के माध्यम से प्रकट किया जाता है, और एक होता है मौखिक जो मुंह से हम बोलकर व्यक्त करते हैं। तो मौखिक भाषा का अंतिम इकाई क्या होता है? मौखिक मतलब जिसको बोलकर प्रकट करे और बोलकर कोई बात कही जाती है तो उसको हम लोग ध्वनि बोलते हैं, उसको हम लोग साउंड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदी की उपभाषा है? याद रखिएगा, हिंदी की उपभाषा एक नहीं है। जैसे आप लोग देखिएगा बिहारी हिंदी, इसको भी कहते हैं हिंदी की उपभाषा, पूर्वी हिंदी को बोलते हैं, राजस्थानी हिंदी को बोलते हैं, तमिल को बोलते हैं, गुजराती को बोलते हैं, तेलुगु को बोलते हैं, मराठी को बोलते हैं, भोजपुरी को बोलते हैं, सभी हिंदी की उपभाषा है। इस बात को याद रखेगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा ना तो उपयुक्त सभी हैं दोस्तों हिंदी की उपभाषा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे देखेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उपभाषा में कितने प्रकार की बोलियां सम्मिलित होती हैं? एक प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की होती है कि 2 प्रकार की होती है कि इनमें से कोई नहीं? याद रखेगा, उपभाषा में जो प्यारे बोलियां होती है, मैं आपको भी बताया हूं, उपभाषा में जो बोलियां होती है वो अनेक होती हैं। उपभाषा की बोली कहीं लिखित नहीं होती, कहीं वर्णित नहीं होती, कहीं इसकी मान्यता नहीं होती है दोस्तों। जैसा लोग बोलना प्रकट कर दिए वही उसकी उपभाषा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है कि आपका शब्द है कि आपका वाक्य है कि आपका शब्द भंडार है?
याद रखिएगा, मैं बता दूं, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, कोई भी भाषा बोलिएगा, कोई भी वर्ड बोलिएगा, कोई भी शब्द बोलिएगा, कोई भी वाक्य बोलिएगा, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, अगर उसका निर्माण होता है तो किससे होता है दोस्तों? वर्णों से होता है। तो रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, लिपि है। लिपि, सबसे पहले आपको बता दें, भारत की जो भाषा है हिंदी है, भारत में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, और हिंदी की लिपि जो है देवनागरी है, याद रखिएगा। तो लिपि जो होती है ना, वह भाषा को लिखने की एक प्रविधि होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। लिपि है वर्णों की व्यवस्था है, कि वाक्यों की व्यवस्था है, कि शब्दों की व्यवस्था है, कि इनमें से कोई नहीं। जब इसको आप देखिएगा तो लिपि जो होती है प्यारे, वो वर्णों की व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें वर्ण जो होते हैं ना लिपि में, एक व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिपि जो होती है वर्णों को व्यवस्था होती है, वर्णों की व्यवस्था होती है, जो वर्णों को एक व्यवस्था के अंतर्गत इसमें रखा जाता है। क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद ख, ऐसे होते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को बात करेंगे। भाषा का ग्रहण पक्ष है। भाषा का ग्रहण पक्ष क्या है? सुनना है, पढ़ना है, सुनना एवं पढ़ना है, कि लिखना है? याद रखिएगा, सुनना भाषा का ग्रहण पक्ष, मतलब भाषा का ग्रहण, जैसे हम भाषा को कैसे ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों, तो भाषा को हम लोग सुनकर ग्रहण करते हैं। बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर सी के साथ आप जा रहे हैं तो आपका बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है। आयोग ने भी ए को ही मान्यता दी है। तो भाषा का ग्रहण पक्ष होता है प्यारे सुनना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है जितने कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध है। याद रखिएगा, एक व्यक्ति हैं जो कहे हैं कि बच्चे के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए मातृभाषा को उतनी ही मान्यता दी जानी चाहिए जितनी मान्यता बच्चे को उसके माँ के दूध के लिए दी जानी चाहिए। याद रखिएगा, जितना बच्चे के विकास में सर्वोत्तम जो उसका आहार माना जाता है माँ का दूध, तो वैसा ही मातृभाषा को भाषा विकास में माना गया है। यह किन्हों ने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, कि विवेकानंद जी ने कहा है, कि एनी बेसेंट जी ने कहा है? याद रखिएगा, यह जो कथन है यह महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए भैया करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नवजात शिशु की भाषा किस रूप में होती है? तो जो नवजात शिशु की भाषा होती है वह रुदन के रूप में होती है, कि वह आपका कंदन के रूप में होती है, कि बलबलाना के रूप में होती है, कि क्वीन के रूप में होती है? जब इसको देखिएगा तो जो नवजात शिशु होता है ना, वह सर्वप्रथम रुदन करता है। ये बात को याद रखिएगा, रुदन करता है। 18 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नवजात शिशु की जो भाषा होती है वह रुदन से स्टार्ट होती है। बलबलाने के साथ आप मत जाइएगा, रुदन के बाद आता है आपका बलबलाना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शब्दार्थ बोध, कि आपका मनोरंजन, कि आपका मापन क्षमता, कि आपका भावानुभाव? याद रखिएगा, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जब आप इसको देखेगा, कोई भी शिक्षक को बालक के द्वारा कविता पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य होता है उसके भावों को जानना। याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य एक टीचर के प्रति यही है दोस्तों, कि भावानुभाव की उत्पत्ति हो। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो उसके भावों को पहचाना जा सके। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। भाषा विकास को कौन प्रभावित करता है? परिपक्वता करती है, मैच्योरिटी, क्या आपका प्रेरणा करता है, क्या आपका स्वास्थ्य करता है, क्या आपका उपयुक्त सभी करता है? देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। अगर आपको परीक्षा के में यही प्रश्न आपको सेम टू सेम आयोग अगर आपको दे दे तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे? भाषा विकास को प्रभाव कौन करेगा? परिपक्वता भी करती है। एक परिपक्वता का मतलब होता है मैच्योरिटी। एक समय, एक अवस्था के बाद बच्चे के अंदर भाषा विकास की तरह तरह की बुद्धि आती है, योजना आती है, तो परिपक्वता की भी भाषा को प्रभावित करती है। प्रेरणा जिसको मोटिवेशनल बोलते हैं, जिसको आप लोग जैसे बाह्य मोटिवेशनल, जैसे अंदर आंतरिक मोटिवेशनल, जब बच्चे के अंदर, किसी भी व्यक्ति बंदे के अंदर प्रेरणा होती है तो भाषा विकास उसे प्रभावित होती है। बच्चा का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहता है तो वो भी भाषा विकास को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार भाषा विकास को प्रभावित भैया तीनों करेंगे, परिपक्वता, प्रेरणा और स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर डी आप करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखिएगा प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनि होती है, दो प्रकार की,
कि असंख्य प्रकार की, कि सीमित प्रकार की, कि केवल संयुक्त प्रकार की? जब आप देखिएगा तो प्रत्येक भाषा में वाणी ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक वाणी ध्वनियां याद रखिएगा, एक लिखित होती है और एक प्रकार की मौखिक होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखित के साथ साथ मौखिक आपका सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। लिखना, पढ़ना, संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? जो आपका लिखना हो गया, आपका पढ़ना हो गया और आपका संकेत करना हो गया, किसके अंतर्गत आता है? भाषा के अंतर्गत आता है, आपका वाणी के अंतर्गत आता है, कि मनोभाषिक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, कि इनमें से कोई नहीं आता है? याद रखिएगा, लिखना, पढ़ना और संकेतों का प्रयोग निम्नलिखित में से वाणी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है? जन्म के 6 सप्ताह बाद होता है, जन्म से ही हो जाता है, जन्म के कुछ मिनट बाद हो जाता है और जन्म के 2 माह बाद हो जाता है? इसको केवल वही लोग जान पाएंगे जो प्रैक्टिकली इस चीज को देखे होंगे। तो शिशु में जो क्रंदन प्रारंभ होता है दोस्तों, जन्म के 6 सप्ताह बाद होता है। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, शिशु में क्रंदन कब प्रारंभ होता है? तो जन्म के 6 सप्ताह बाद, अर्थात आपके 42 दिनों के बाद स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा की सार्वभौमिक प्रक्रिया है अधिगम, कि आपका शिक्षण, कि आपका स्मरण, कि आपका विस्मरण? याद रखेगा, विस्मरण भी नहीं है, स्मरण भी नहीं है और शिक्षण भी नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा का सार्वभौमिक प्रक्रिया होता है अधिगम, और अधिगम का मतलब होता है बच्चे द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना, अर्थात कोई भी पुरानी या नई बातों को सीखना ही अधिगम कहलाता है। तो 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य की संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है। याद रखिएगा, कल्चर के बारे में कहा है कि मनुष्य की संस्कृति एवं सभ्यता का विकास कैसे होता है? पाठन क्रिया द्वारा होता है, लेखन क्रिया द्वारा होता है, भाषा द्वारा होता है, कि इनमें से कोई नहीं? याद रखिएगा, अगर किसी मनुष्य के संस्कृति और उसके सभ्यता को आपको विकसित करना है ना, तो सर्वप्रथम आप किस चीज को विकसित करेंगे? इसमें आप देखिएगा, मैं आपको बार बार उसी चीज में फोकस कर रहा हूं प्यारे। जिस भी आप सब्जेक्ट का पेडागोजी हल करिएगा उसी को प्राथमिकता दीजिएगा। जैसे आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे हिंदी पेडागोजी आपको करा रहा हूं, तो मैं हिंदी के भाषा को विकास को, भाषा के प्रति जो भी रुझान आएंगे उसको प्राथमिकता दूंगा। तो मनुष्य की संस्कृति व सभ्यता का विकास होता है भाषा द्वारा। अगर बच्चे के भाषा को आप बढ़ावा देंगे ना, कोई भी बच्चे के जो क्षेत्रीय भाषा है, जो मातृभाषा है, उसको अगर प्राथमिकता देंगे तो ऑटोमेटिक उसका कल्चर क्या होगा प्यारे? डेवलप होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखेगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बालक को इस योग्य बनाना है कि वे नवीन ज्ञान और कौशल को भली भांति सीख सके, किस शिक्षण पद्धति के द्वारा होता है? शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा होता है, व्यवहारिक ज्ञान द्वारा होता है, कि अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा होता है, कि उपयुक्त सभी के द्वारा होता है? जब आप 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो बालकों को इस योग्य बनाना है कि वे नवीन ज्ञान एवं कौशल को भली भांति सीख सके, तो किस शिक्षण पद्धति के द्वारा हो सकता है? दोस्तों याद रखिएगा, यह जो पद्धति होगी यह अधिगम शिक्षण प्रणाली द्वारा होगा। मतलब कैसे होगा? कितने लोग उपयुक्त सभी के साथ जाना चाहेंगे? मैं इसको भ्रम को कैसे दूर करूं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे देखिएगा, भली भांति सीख सके, यहाँ पे सीखने की बात कहा है दोस्तों। और जब बालक सीखता है ना, याद रखिएगा, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों? अधिगम होता है, ना कि कोई भी चीज नहीं होता है। बात को याद रखिएगा, यहाँ पे अधिगम शब्द आया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जाइएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? तो सीखने के प्रमुख जो नियमों का प्रतिपादन है, थॉर्नडाइक जी ने किया है, मैकडूगल जी ने किया है, कि स्निकर साहब ने किया है, स्किनर साहब ने किया है, कि पावलोव साहब ने किया है? याद रखेगा, सीखने के प्रमुख नियमों का प्रतिपादन थॉर्नडाइक साहब ने किया है। और थॉर्नडाइक साहब का एक प्रमुख नियम और भी है जिसका नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। नवीन अनुबंधन सिद्धांत किसके प्रवर्तक हैं? याद रखेगा, जो 28 नंबर है कि नवीन
नवीन अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो स्किनर के द्वारा, कि कोहलर के द्वारा, कि पावलोव के द्वारा, कि आपका टर्मन के द्वारा। याद रखिएगा, नवीन अनुबंधन का जो सिद्धांत है वह स्कैनर के द्वारा दिया गया है। ये बात ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, स्कैनर साहब कहते हैं कि बच्चा जो होता है ना वह अनुकरण के माध्यम से सीखता है। ये भी उनका है कि बच्चा नकल करके सीखता है, ये बात को याद रखिएगा। चलिए, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया है? 29 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 29 नंबर क्वेश्चन के अनुकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, मतलब नकल के द्वारा। तो अनुकरण का सिद्धांत जो देखिएगा, स्कैनर ने दिया है, कि वुडवर्थ ने दिया है, हिलगार्ड ने दिया है, कि आपका वाटसन ने दिया है। जब इस चीज को देखिएगा तो अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। याद रखिएगा, अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। तो अनुकरण का सिद्धांत, इस जब ये प्रश्न बना था ना तो उस समय काफी इस प्रश्न के प्रति लोगों के अंदर भय था और आयोग ने एक कॉमन नंबर दिया था इसके प्रति। यहाँ पे जो आयोग ने सर्वप्रथम आंसर माना था कि अनुकरण का सिद्धांत हिलगार्ड साहब ने दिया है, लेकिन अनुकरण संबंधित सिद्धांत भी स्कैनर साहब ने भी दिया है। तो इसलिए जब इस चीज को आयोग के सामने पेश किया गया तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही हुआ, इसलिए कॉमन नंबर व्यक्ति को मिला। दोनों चीजों को आप लोग प्यारे याद रखिएगा। इस प्रश्न को इस श्रृंखला में लाने का यही उद्देश्य था कि ऐसे भी प्रश्न को आप जानिए जो विवादित की दृष्टि में आ जाते हैं। चलिए, सीखने से परिवर्तन होता है। सीखने से परिवर्तन होता है, व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, व्यक्ति के मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन होता है, व्यक्ति के प्रेरणा में परिवर्तन होता है, कि उपयुक्त सभी में। जब आप इस प्रश्न को देखिएगा तो आपको मिल जाएगा कि अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो उसके व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होगा, व्यक्ति के मूल प्रवृत्ति में भी परिवर्तन होगा और व्यक्ति को प्रेरणा भी मिलेगी, चाहे वह आंतरिक हो चाहे वह बाह्य हो। तो इसलिए 30 नंबर का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस तीनों में परिवर्तन होता है, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जा सकती है? बालकों को अक्षर बोध कराना, विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध कराना और बालकों को बालाघात का ज्ञान कराना और उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, तो कक्षा में मौखिक कार्य के अंतर्गत कौन सी क्रिया कराई जा सकती है? अक्षर बोध भी कराया जाता है, बोल बोल के बच्चों को सिखाया जाता है कि एक क है एक ख है, ये भी होगा दोस्तों। विभिन्न अक्षरों की ध्वनियों का बोध ये भी होता है, जैसे क है तो उसका कैसे होगा, जैसे बच्चा अपने अंतर इस बात को समाहित कर लेता है। जैसे क है तो क को ऐसे बनाया जाता है, ख है तो ख को कैसे बनाया जाता है, ग है तो कैसे बनाया जाता है। तो ऑप्शन बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। बालाघात का भी ज्ञान कराया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाइएगा। चलिए, यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि 32 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि थार्नडाइक ने सीखने के कितने नियमों का प्रतिपादन किया। मैं आपको पहले भी बता दूं, थार्नडाइक साहब ने सीखने के 2 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं दोस्तों? थार्नडाइक साहब ने सीखने के 2 नियम दिए हैं। उन्होंने बताया है कि बच्चा जब गौण पद्धति से सीखता है तो उन्होंने गौण पद्धति से सीखने के उन्होंने 2 नियम दिए हैं। और यही जो आपको कह दे कि मुख्य पद्धति अगर पूछ दे आपको कि मुख्य पद्धति के सीखने के कितने नियम दिए, तो मुख्य पद्धति में इन्होंने सीखने के 3 नियम दिए और गौड़ में कितने दिए दोस्तों? 2 दिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। जब आपको पूछे कि थार्नडाइक ने सीखने के कितने नियम को प्रतिपादन किया है तो केवल 2 नियम के साथ आप चले जाइएगा। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है? याद रखिएगा, कोई मनुष्य को छोड़ दो यार, बालक को ध्यान में रखो ना। बच्चा है, बच्चा सीखने में सबसे ज्यादा क्या सर्वाधिक विधि को अपनाता है? अनुकरण करता है कि सूझबूझ का कार्य करता है, त्रुटि एवं प्रयास करता है, उपयुक्त सभी करता है। देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन आपको देगा तो आप क्या करिएगा, सीखने के लिए मनुष्य किस विधि को अपनाता है। अगर यहाँ पे सर्वाधिक शब्द नहीं रहता ना यार दोस्तों, देखिएगा सर्वाधिक शब्द नहीं रहता ना तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाइएगा। तीनों को अपना लेता है बच्चा, सीखने में अपना लेता है, बिल्कुल अपना लेता है सीखने के लिए। लेकिन यहाँ पे एक शब्द ला दिया ना जो संकट में डाल दिया है और इसी से इसका आंसर दूसरा बदल जाएगा प्यारे, वो शब्द है सर्वाधिक। तो सीखने के लिए मनुष्य सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है, तो उस विधि का नाम है दोस्तों, यहाँ पे देखेगा अनुकरण। अनुकरण का मतलब होता है नकल करना, और नकल करके बच्चा कोई चीज सीखता है, बड़े का, कभी छोटे का, कभी घर का, परिवार का, माता का, पिता का, भाई बहन का, ऐसे दोस्तों सबका वो अनुकरण करता है और अनुकरण करके वो चीज को सीख जाता है। सीखने में सब चीजें सूझबूझ से भी बच्चा सीखता है, त्रुटि करता है, गलती करता है, प्रयास करता है, तभी भी बच्चा सीखता है। लेकिन सर्वाधिक किस विधि को अपनाता है, तो अनुकरण को अपनाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखते रहिएगा।
चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को बात करेंगे। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तथ्य हैं, प्रेरणा है, अभ्यास है, परिपक्वता है कि आपका उपयुक्त सभी है। तो सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व तो आपके उपयुक्त सभी हैं। तीनों को आप लोग याद रखेगा, तीनों के द्वारा हम लोग सीखने का काम करते हैं, ये बात को याद रखेंगे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। सीखने की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने वाले तत्व, अभी ये रिपीट प्रश्न है, उपयुक्त सभी मैं आपको अभी बताया हूं। चलिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं। याद रखें यह कथन किसका है, तो यह कथन मैं बता रहा हूं किसका है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम कहलाता है। ये भी प्रश्न पूछ दे क्या कहलाता है, तो आप चले जाइएगा अधिगम के साथ। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहते हैं। यह कथन जो है दोस्तों गेट्स एवं अन्य क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गेट्स ने अधिगम की परिभाषा दी है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर को हम देखेंगे। भाषा किसका साधन है, वाचन का साधन है, भावाभिव्यक्ति का साधन है कि लेखन का साधन है कि इनमें से कोई नहीं। याद रखेगा भाषा के द्वारा, भाषा का सबसे सही अगर डेफिनेशन सही मायने में अगर देखा जाए कि भाषा का डेफिनेशन क्या होता है, तो भाषा के द्वारा बच्चा अपने भावों विचारों को दूसरे के समक्ष रखता है या रखने की कोशिश करता है। तो भाषा विकास का जो साधन है वह भावाभिव्यक्ति है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करने की जो प्रविधि है उसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज, उसको बोलते हैं भाषा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन की बात देखेंगे। वह मूल ध्वनि जिसका खंड खंड न किया जा सके वह क्या कहलाता है। मैं आपको बहुत बार बताया हूं वह मूल ध्वनि क्या है प्यारे, वह मूल ध्वनि वर्ण है। वर्णों को आप कभी भी तोड़ नहीं सकते। वर्णों की संख्या कितनी है ऐसे याद रखो, वर्णों की संख्या 53 हो गई है दोस्तों। पहले थी कितनी, 52। मैं इसे शब्द को बता रहा हूं, पहले थी 52, क्योंकि बहुत लोग समझे कि 52 है, एक ऐसे 53 बोल दिए। तो पहले थी 52, अब एक शब्द और जुड़ गया है, इसलिए आप लोग याद रखेगा अब कितनी हो गई है, 53 हो गई है। तो वह मूल ध्वनि जिसका खंड कभी न किया जा सके, जिसको बंटवारा न किया जा सके, जिसको तोड़ा न जा सके, उसको हम लोग वर्ण बोलते हैं। चलिए भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या होता है, दूसरों की बात सुनकर समझ सके, पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके और बोलकर अपनी बात कह सके। आप बताइएगा भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है दूसरे की बात सुनकर हम समझ सके, ये भी बात सही है। चलिए पढ़कर हम अर्थ ग्रहण कर सके, ये भी बात सही है। बोलकर अपनी बात को हम कह सके, ये भी बात सही है। तो भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य सभी होता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ आप चले जाइएगा, सभी बात होती है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन किसका है, तो प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह कथन आपके स्कैनर सामने दिया है, उन्होंने कहा है कि प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। यह अधिगम की परिभाषा है और यह स्कैनर मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई है, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन के साथ जाएंगे। अधिगम की विशेषता है क्या है, परिवर्तनशीलता, सार्वभौमिकता और समायोजनशीलता और उपयुक्त सभी। याद रखेगा अधिगम की विशेषता होती है दोस्तों, अगर बच्चा अधिगम करेगा, बच्चा अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएगा तो ये भी चीज उसके अंदर होगी, ये भी चीज होगी, ये भी चीज होगी। तो आप लोग डी के साथ चले जाइएगा। अधिगम की विशेषता होती है कि बच्चा परिवर्तनशीलता उसके अंदर आएगी, सार्वभौमिकता उसके अंदर आएगी और समायोजनशीलता उसके अंदर आएगी। इसलिए 41 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक करिएगा और इसके बाद चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। देखिएगा क्रियात्मक अधिगम का उदाहरण है। क्रियात्मक अधिगम जहां पे क्रिया हो दोस्तों, साइकिल चलाना सीखना, पढ़ना सीखना, हिसाब लगाना सीखना और इनमें से कोई नहीं। याद रखेगा जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आए, क्रिया का मतलब होता है व्यक्ति का कोई भी, जैसे भावात्मक नहीं दोस्तों, याद रखेगा जैसे भावात्मक, जैसे उसके अंदर कोई विचार आ जाए तो इसमें क्रिया नहीं होता है। बच्चा सोए तो इसमें क्रिया नहीं होता है, बच्चा सोए, बच्चा बैठे तो इसमें क्रिया नहीं होता है। कब क्रिया होती है, जब बच्चा जैसे कुछ खाना खाए, बच्चा दौड़े, बच्चा कुछ करे। यहाँ पे देखिए बच्चा साइकिल चलाता है, यहाँ पे उसके शरीर की जो सभी बॉडी है ना दोस्तों, वह आपका स्थूल गति कौशल की तरफ आधारित है। तो क्रियात्मक गति का उदाहरण है साइकिल चलाना सीखना, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन के साथ जाइएगा कि स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है, किसके द्वारा अग्रेसित किया गया है। याद रखेगा स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है, किसके द्वारा अग्रेसित किया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, कि आपका पाउलो फ्रेगेरे के द्वारा, कि आपका सुकरात के द्वारा। याद रखेगा यह ऑप्शन नंबर सी जो पाउलो
फ्रेयरे हैं वह स्वरूपों की परीक्षा करने के लिए चुनौती देता है, या इनके द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संज्ञानात्मक शिक्षण में किस प्रकार की क्रियाओं को प्रधानता दी जाती है? शारीरिक, कि सामाजिक, कि आपकी मानसिक, कि उपयुक्त सभी। याद रखेगा संज्ञानात्मक शिक्षण का है दोस्तों, संज्ञान में परिवर्तन हो, याद रखेगा। और यह चीज जो होती है ना दोस्तों, यह बच्चे के मस्तिष्क विकास से संबंधित होती है। तो यहाँ पे शारीरिक बात नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे सामाजिक बात होगा नहीं। जब ये दोनों नहीं होगा तो उपयुक्त सभी होगा नहीं। संज्ञान में परिवर्तन मतलब मानसिक विकास से है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी भी संज्ञान की बात करें, संज्ञानात्मक मतलब आपका माइंड डेवलपमेंट से है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि भावों एवं संवेगों की भाषा है रचनात्मक भाषा, इसको भावात्मक भाषा बोलते हैं, इसको क्रियात्मक भाषा बोलते हैं, कि इसको लिप्त की भाषा बोलते हैं। तो भावों एवं संवेगों की भाषा क्या कहलाती है? भाव इसमें है ही दोस्तों। भाव को मतलब अच्छाई बुराई जो ऐसी चीजें होती है, तो यह क्या होगी दोस्तों? भावात्मक भाषा कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं, याद रखिएगा, शब्दों को दो बराबर भागों में बांटा गया है। एक होते हैं सार्थक शब्द, एक होते हैं निरर्थक शब्द। जब कोई भी शब्द को, कोई भी सेंटेंस को, कोई भी वाक्य को पढ़िएगा और पढ़ने के बाद उसका सही मायने में कुछ अर्थ निकलेगा तो आप उसको सार्थक शब्द बोलिएगा। लेकिन जब उसको पढ़ने के बाद उसका कोई भी निश्चित अर्थ ना निकले, सकारात्मक अर्थ ना निकले, तो वैसे शब्द क्या होते हैं? निरर्थक शब्द कहलाते हैं। याद रखिएगा। और देखिएगा, जिनको लिखने से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है उसको कहेंगे, जिनको पढ़ने से कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको कहेंगे, इनमें से कोई नहीं इसको कहेंगे, कि जिनको लिखने, पढ़ने और सुनने से कोई अर्थ प्रकट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं निरर्थक शब्द। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी भी होगा, लेकिन उतना करेक्ट नहीं है जितना करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो जो निरर्थक शब्द होते हैं उनको लिखने, पढ़ने और सुनने से कोई भी हमारे अंदर सकारात्मक भाव या कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है उसको हम लोग निरर्थक शब्द बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत में नहीं आता है। स्वतंत्रता का सिद्धांत ये भी आता है, अनुकरण का सिद्धांत इसको भी भाषा शिक्षण का सिद्धांत कहते हैं, व्यक्तित्व विभिन्नता का सिद्धांत ये भी होता है। तो ये तीनों आते हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाइएगा। ये आते हैं इसलिए क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन भाषा शिक्षण सिद्धांत में नहीं आता है? सभी आता है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। ध्वनियों के विभेदीकरण के लिए कौन भाषा कौशल प्रयुक्त होता है? सुनना, कि आपका पढ़ना, याद रखिएगा दोस्तों, ये पढ़ना होगा, पढ़ना, कि आपका लिखना, कि उपयुक्त सभी। याद रखेगा ध्वनियों के विविधीकरण। ध्वनि क्या है दोस्तों? साउंड है। और ध्वनि क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। याद रखेगा क्या होती है दोस्तों? मौखिक भाषा होती है। तो ध्वनियों के विविधीकरण में कौन सी भाषा कौशल प्रयुक्त होता है? तो सुनना। जब आप ध्वनि को सुनने का ही तो कार्य करते हैं, तो ध्वनियों के विविधीकरण में कौन सी भाषा कौशल प्रयुक्त होंगे? ध्वनि जो होती है मौखिक होती है और उसको हम सुनकर उसका विविधीकरण करते हैं, उसका हम बंटवारा करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ वह छात्रों में तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम करता है और विषय वस्तु के ज्ञान का अभ्यास कराता है और थकान उत्पन्न करता है। याद रखिएगा गृह कार्य बच्चों को देने का यह शिक्षक का कभी उद्देश्य नहीं होता है कि बच्चों को थकान दिया जाए। ये बात याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। घूमने की प्रवृत्ति को कम करता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बच्चों को आप कार्य इसलिए देते हैं कि बच्चा घूमेगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में क्या करता है दोस्तों? ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को देखिएगा तो आपको ऑप्शन नंबर सी ए की अपेक्षा काफी अच्छा मिलेगा। तर्क एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, ये बात है उतना, लेकिन उतना करेक्ट नहीं है जितना कि आपका ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ जाने का प्रयास करिएगा। चलिए 50 एवं लास्ट अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि वाचन प्रवीणता प्राप्त करने हेतु विद्यालय में कौन से क्रियाकलाप का आयोजन करना चाहिए? भाषण का, अंताक्षरी का, वाद विवाद का और उपयुक्त सभी का। याद रखिएगा वाचन प्रवीणता मतलब बोलने की व्यक्ति के अंदर प्रवीणता आ जाए। प्रवीणता का मतलब गुण आ जाए और उसके अंदर प्रवक्ता जैसे भाव आ जाए। तो आप विद्यालय के अंदर आप एक सफल टीचर के नाते आप कौन सा गुण अपनाएंगे, कौन सी विधि लाएंगे, कौन सी योजना बनाएंगे, कौन से आप सिस्टमेटिक कोई योजना का आप क्रियाकलाप करेंगे? तो वाचन प्रवीणता को प्राप्त करने के लिए आप एक अध्यापक होने के नाते अपने विद्यालय में आप भाषण प्रविधि का काम कराएंगे, बच्चों को भाषण के प्रति उत्साहित
करेंगे, अंताक्षरी खेल कराएंगे, वाद विवाद तर्क वितर्क जैसी स्थिति को कराएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस तीनों कामों को कराएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे पूरे 50 प्रश्नों की श्रृंखला प्यारे हुई खत्म, और आज की वीडियो में बस इतना ही।